नमस्कार। आज मैं आप सबों को मिलाता हूँ पूर्वी चंपारण के एक ऐसे शख्सियत से जो इस ज़िले में खासकर अखबारिक दुनिया में पत्रकारिता के क्षेत्र में भीष्म पितामह की उपाधि हासिल किए हुए हैं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो हाथ अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत का बिगुल फूंकने में जो हाथ उठा, अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठाने में जो हाथ उठा, आज वह हाथ कलम उठा रहा है। इसके पीछे क्या रहस्य है, मैं जानना चाहूँगा। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया अनुमंडल के रिपोर्टर योगेंद्र नाथ शर्मा जी से आज मैं आप सबको रूबरू कराता हूं। श्रीमान शर्मा जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं। पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। परिचय है कि जन्म तो हुआ 1932 में मेरा। होश संभालने के बाद से ही मुझे आज़ादी की लड़ाई की तरफ आकर्षण हुआ। यह क्यों हुआ मैं नहीं बता सकता, लेकिन अत्यंत स्वाभाविक हुआ। उस ज़माने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी चर्चा थी। उन्होंने एक छोटी संस्था कायम की थी, छोटी क्या कहिएगा, संस्था कायम की थी, जिसका नाम दिया था ब्रतचारी। ब्रतचारी संस्था में विशेषकर स्कूली बच्चों को शामिल करते थे और उन्हें अब तो लगता है जैसे कि छापामार युद्ध का ही प्रशिक्षण था। वो हर शनिवार को मैं तब हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा नहीं था, मैं पूर्वी पाकिस्तान के रंगपुर ज़िले के सैदपुर के एक हाई स्कूल का छात्र था। वहाँ उस वक्त मैं 6ठे-7वें वर्ग में पढ़ता था और 7वें वर्ग में हम लोगों की पुस्तक जो अंग्रेज़ी की चलती थी वह एडिटेड बाई हुमायूं कबीर थी और हुमायूं कबीर ही नेताजी के प्रतिनिधि बनकर सैदपुर हाई स्कूल में हम लोगों को ब्रतचारी की शिक्षा देने आते थे। इसलिए चूँकि उनके एडिटेड किताब हम लोग पढ़ते थे, इसलिए बड़ा आकर्षण था। वे हाई स्कूल के बगल में इसी छोटे से जंगली क्षेत्र में ले जाते हम लोगों को, रस्सी फेंक करके गाछ में लटकना, इस गाछ से उस गाछ दौड़ना, पीठ पर बहुत सारा भार लेकर के पीठ के बल चलना, ऐसी अनेक शिक्षाएं वो देते थे। इसी बीच वहाँ पर 1945 का बंगाल का अकाल और विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। उस विश्व युद्ध के मद्देनज़र पिताजी ने मुझे 1942 के में चकिया ला के रख दिया। चकिया मेरा पैतृक घर हुआ। यहाँ आने पर मैं उसी ब्रतचारी के आलोक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा और रोज़ शाखा में जाता था। क्या कहते हैं उसको, कवायद करना, ये सब करके प्रशिक्षण लेता था। उसी 1942 के क्रांति में मैं कांग्रेस के आश्रम से भी जुड़ गया। मेरे ही गांव के, मेरे घर के दक्षिण एक मठ हुआ करता था जो तब कांग्रेस आश्रम या कांग्रेस कार्यालय का ये हुआ करता था। उसी कार्यालय में मैंने हिंदी सीखनी शुरू की थी। उसके पहले मैं बंगला मीडिया से पढ़ता था। तो ऐसा होता था कि मैं राष्ट्रीय गीतों को बड़े सुंदर धुन में गा लेता था। हमारे तत्कालीन नेता, इसमें हमको अभी जो स्मरण है 2 आदमी का, एक प्रदीप बाबू थे, एक तेज नारायण सिंह थे, इन 2 का याद है। और एक और सबसे बड़ा स्वतंत्रता सेनानी हमरे ही अनुमंडल का, उनका नाम अभी स्मरण नहीं आ रहा है, वे लोग थे। तो जहाँ भी कांग्रेस की सभा होती वहाँ मैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत पहले गाता, झंडा गीत कहा जाता था उसको,
और इसके बाद सभा शुरू होती है। 9 अगस्त भी यहाँ पर हमको स्मरण है। 1942 का 9 अगस्त गांधी मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का जो उद्घोष हुआ गांधी जी का, वह तब न रेडियो का उतना प्रचलन था, ना मोबाइल की और फ़ोन की तो बातें कम थी। कैसे यहाँ पहुँच गया था पता नहीं, लेकिन उसी संदर्भ में वह सभा थी कि हम लोगों को भी अब असहयोग शुरू कर देना है। वही सभा चल रही थी कि पिपरा के दारोगा जी आए कुछ सिपाहियों को लेके और सभा को बंद करने के लिए कहा। नेता लोग नहीं माने। दारोगा ने धमकी दी कि आपके कार्यालय में ताला जल देंगे। वहाँ से कार्यालय में ताला जलने चले वे लोग, उसके पहले ही सभा के सारे लोग आकर के इस कार्यालय में ऐसे भर गए जैसे दरवाज़ा बंद करने की भी जगह नहीं थी। तब तक लगभग शाम होने जा रही थी। इसी बीच दारोगा ने जुम में आकर के अपना पिस्तौल निकाल लिया कि अगर नहीं हटिएगा आप लोग तो हम गोली मार देंगे। इस गोली मारने के आदेश की तुरंत बाद पता नहीं कौन वो लड़का था जिसने छड़प के उनका पिस्तौल छीन लिया और भाग चला वहाँ से। दारोगा आया और सिपाही उसके पीछे दौड़े, वो पकड़ाया नहीं और तब तक लोग टूट पड़े दारोगा जी पर। दारोगा जी भागे और वहाँ से उत्तर की तरफ भागे और थोड़ी दूर आकर के जो पहला घर मिलता था वो भी मेरे चाचा ही का ही घर था। उसी में अंधेरे के लाभ उठाकर घुसे और लोग आगे बढ़ के चले गए। इस बीच में मेरे दरवाजे पर आकर चौकीदार पकड़ा गया। मेरे दरवाजे पर मेरे ही उसकी झोपड़ी एक जो थी उसका खौर घींच करके उसकी पगड़ी जलाई गई थी, मुझे याद है, मैं भी इसमें शामिल था। उसके बाद कई दिनों के बाद हम लोग स्टेशन गए और मेरे घर में बहुत सारा औजार हुआ करता था। हमने पेटी खोल के दे दिया, लोगों का औजार निकाले और लोही पुल कहलाता है, वो लोग जाकर वहाँ पर डिस्टर्ब किए, सिग्नल तोड़े, स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचते हैं मैं भी साथ थे। सभी लोग यहाँ जो तोड़ फोड़ करना था किए अपना। मेरे हाथ लगाए तो क्या कहते हैं, रिसीवर जी, फ़ोन का रिसीवर हाथ लगा। हम कंधे पर झंडा लिए तिरंगा और कान में रिसीवर लगाए, हेलो हेलो करते मौज में आ रहे थे। तब तक 2 अंग्रेज़ों ने आके मुझे पकड़ लिया और ले गए स्टेशन पर ले जाके प्लेटफॉर्म पर ही हमको पटक दिया और चोंगा छीन लिया हमसे। हम वहाँ से फिर अपना झंडा लिए और भाग चले, घरे आ गए। क्रांतिकारी अर्थात परिवर्तन करने वाला। आप परिवर्तन चाहते थे और आप लोगों के सहयोग से हिंदुस्तान में परिवर्तन हुआ भी। फिर आपके सपनों का भारत उस समय कैसा था और इस भारत को आप कैसा देखना चाहते थे? आज भारत हमारा यह देश किस तरफ जा रहा है, इस संदर्भ में आप मेरे दर्शकों को तो सब बताएं। तब की बात जो थी, अंग्रेज़ों के छोटे छोटे कारकुन जो थे, यहाँ तक कि हेडमैन भी जो होता था वह भी अपने को राजा ही समझता था और उससे लोग बड़े आतंकित थे। यहाँ तक कि एक चौकीदार आता नीली पगड़ी लेके तो लोग अपने दरवाज़ा बंद कर लेते थे। दफादार आता और हर घर से सेर 2 सेर चावल और क्या क्या लेकर के वो मुट्ठी बांध करके ले आता था। इसके बात थी अपनी बहुत दहशत में रहते थे लोग। लेकिन उसके बाद जब आज़ादी मिली तो बड़ा प्रसन्न हुए लोग यहाँ के, सोचे कि अब यह दहशत खत्म होगा। सर्वप्रथम जो लोग विधायक बन के आए उनमें प्रारंभिक कुछ विधायकों का कारनामा तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें मध्यकाल में एक विधायक आए, उनका नाम था बिगू राम। तब सवर्ण से अनुसूचित जाति के लिए घोषित हो चुका था पिपरा विधानसभा क्षेत्र। उसे बिगू राम जब विधायक बने, 2 टर्म विधायक रहे वो, उनकी कार्यशैली मुझे ऐसी पसंद आई
कि मैं उस कार्यशैली को आदर्श मानने लगा। उनकी कार्यशैली थी कि वे 4 डायरियाँ रखते थे और स्वयं आँख से बहुत मोटा चश्मा लगाते थे। जो एक संगतिया ले लिया, चल दिए गांव में घूमने। जहाँ समय खाने का हो गया, लोगों ने आग्रह किया, वही भोजन कर लिया। चलने के वक्त लोग कहीं जाना है अगर सवारी से, तो कुछ पैसा भी उनको डोनेट करना चाहते थे, वैसे वो लेते नहीं थे। तो जहाँ जाएंगे वहाँ के लोगों की समस्याएं सुनेंगे, समस्या को नोट करेंगे। उसमें मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पटना, एक तो स्थानीय डायरी रहेगी जिसमें घूम घूम करके नोट करेंगे जी। और घर पर जा करके उस आदमी का काम मोतिहारी से होने वाला है, मुजफ्फरपुर से होने वाला है या पटना से होने वाला है, उस डायरी में नोट कर लेंगे। पटना जाने के बाद या मुजफ्फरपुर जाने के बाद या मोतिहारी जाने के बाद उसके काम को प्रायोरिटी देकर के उस कार्यालय में जाके देखेंगे। जो वहाँ होने वाला होगा कर देंगे। कहीं चला गया होगा आवेदन, उसकी सूचना पोस्टकार्ड बराबर लिखते थे वो और लेकर के सूचित कर देंगे। आज की तरह से विधायकों और सांसदों के पीछे पीछे पटना दिल्ली तक दौड़ना नहीं पड़ता। लगता था कि हमारा सचमुच का प्रतिनिधि है और मैं बीबू राम को आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में मानता हूँ। और जितने जहाँ भी चर्चा होती है विधायकों के सामने या सांसदों के सामने, उनका उदाहरण देके मैं बात करता हूँ। समय मिला तो मैं उन पर एक लंबा आलेख भी लिखूँगा। और तब हाँ, अब बात हो गई कि तब का भारत और अब का भारत। अब का भारत धीरे धीरे, मैंने अभी हमारे एक सहयोगी से, कौशिक जी, उनसे बात की थी, तो मैंने उनसे एक गड़बड़ प्रश्न पूछा कि लोकतंत्र और गणतंत्र 2 बात होती है क्या? कौशिक जी ने कहा कि नहीं है, एक ही चीज़ है। अब गणना वैशाली में जो गणतंत्र था तो वहाँ के गण लगभग राजा की तरह होते थे। हमको तो लगता था वही गणतंत्र यहाँ भी है। और हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लोकतंत्र दिवस तो मनाते नहीं हैं। और ये गण जो है, गण के प्रतिनिधि होते हैं हमारे विधायक और सांसद, और ये तो अब सामंत की तरह से हो गए। संपूर्ण प्रक्रिया सामंतों की, दोहन उसी तरह का, कार्यशैली वही तरह का, जो उन तक पहुँच पका चाहे उनके, अब उसको हम चमचा कैसे कहें, उनके लघुआ भगुआ जो कुछ निकटस्थ लोग हैं उनके द्वारा पहुंच सके, या उसकी जो प्रक्रिया होती है अनैतिक कहिए उसको, उस ढंग से आ सके, उनका काम हुआ। नहीं तो कोई सुनवाई नहीं की। अभी मैं बता दूं, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बड़ी अच्छी घोषणा की कि हम लोग क्या कहते हैं वो वोकल, लोकल एंड वोकल वाली बात। इसके पहले उन्होंने युवकों के लिए लोन की बात की। बराबर रिकॉर्ड में आता है कि इतना करोड़ लोगों को लोन दिया गया, इतने लोगों को दिया गया। मैं तो चकिया में नहीं देखता हूँ, एक देखा था जिसको भी रिश्वत देना पड़ा बैंक में, और ये बैंक वाले बिना रिश्वत के किसी को लोन देते नहीं। उसकी इतनी लंबी जटिल प्रक्रिया बनाते हैं कि लोग ले पाते नहीं, और इतने उद्यमी जो बहुत अच्छा कर सकते हैं उस लोन के अभाव में आश्वस्त पड़े हैं। हम क्या कहें, हमारा देश किधर जा रहा है। तो मैंने लिखा भी था कि एक मोदी एक जोगी क्या करेंगे देश में। यानी स्पष्ट शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आज का भारत स्वतंत्र होते हुए भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसको गुलामी की जंजीर तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको विपथना जरूर कहेंगे, अपने रास्ते से भटका हुआ जरूर कहेंगे। लोकतंत्र के रास्ते से भटका हुआ है। लोकतंत्र की प्रक्रिया को इसके जनप्रतिनिधि पूरी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कैसे इस पर पहल किया जा सकता है? हम इस सपने की भारत को पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं? इसके लिए स्थापित करने के लिए है, देखिए, चुनाव के दरमियान बड़े बड़े धनाढ्य इस चुनाव में आए। इसमें दो बात हम उल्लेख कर सकते हैं। एगो तो राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो लोग उभर के आए, वे अगर प्रतिनिधि बनते तो शायद कुछ इससे अच्छा काम होता। लेकिन
जल्दी से जल्दी गद्दी पर बैठने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए विभिन्न दलों के विक्षुब्ध लोगों को जो मिला करके अपनी संख्या पुराई गई, उसमें कोई दल आज सही अर्थों में अपने मूल सिद्धांत पर नहीं है। उसे एक विधायक चाहिए, विधायक की योग्यता रखने वाला, जीतने वाला कैंडिडेट। पहले होता था काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए, अब है कि जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि सत्ता की भूख बड़ी जोर से बढ़ गई है लोगों में। सत्ता पर रह के ही काम कर देंगे। दूसरी बात है, विरोधी दल के जो रूप में जो लोग आते हैं, वे लोग विरोधी कम और सत्ता पाने के प्रयत्न में ज़्यादा लगे रहते हैं, इसलिए वो भी जनता का काम ठीक से नहीं कर पाते। राजनीति और रणनीति पर आपका क्या कहना है, और वर्तमान बिहार की जो समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्या और राजनीतिक संगठनों के संदर्भ में क्या कहना है? किस तरह का मूल सुधार हो कि जाति और धर्म को बांटने वाले लोग अपने कर्म को दर्शा के और चुनाव कराएं? इस संदर्भ में दो शब्द। पैसे का लोभ देकर जनता को भ्रष्ट करने वाले लोगों को वही सजा दी जाए आज जो किसी को भी भ्रष्ट करने के लिए दी जाने वाली सजा होती है, क्योंकि पैसा और प्रलोभन के पीछे आकर के जनता भी भटक गई। जनता तो बहुत गरीब है, जनता है उसको जो उनका खाना मिल गया, 2 पैसे उसको मिल गए, शराब की एक बोतल मिल गई, मस्त हो गया, वोट दे दिया, वे जा चले गए। और मैंने तो ऐसा कहते सुना है कुछ जनप्रतिनिधियों को कि तू को मंगनी में वोट दे ले, बड़ा पैसा दे ली तो वोट दे ले, काम कौन बात को, ऐसा भी कहते मैंने सुना। और ऐसी दशा में हम जनता से क्या देखते हैं? राजनीति और रणनीति पर आपका क्या कहना है? आप पुराने पत्रकार हैं और इतने दिनों से हैं, आज़ादी के बाद से आपने ये पत्रकारिता का दामन थामा है और पत्रकारिता और राजनीति दोनों देखते आ रहे हैं। राजनीति की बात आप करते हैं तो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस थी। मुगल शासन की तरह कांग्रेस भी उस स्थिति में पहुंच गई है जहां उसे अब समाप्त हो ही जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों इधर चीन ने आक्रमण किया, हमारी मोदी जी की सरकार ने उसका विरोध किया या सामना किया, उसके साथ डटे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी जो हमारे राहुल जी का बयान सब आ रहा है चीन के पक्ष में, वे उस दौरान चीनी दूतावास में और पाकिस्तानी दूतावास में जा करके क्या बात करते हैं, पाकिस्तान से कांग्रेस को जिताने का कहते हैं। ऐसे भ्रष्ट लोगों को राजनीति में लाने का कोई अधिकार नहीं है। वैसे लोगों का स्थान जेल में होना चाहिए जो देश के खिलाफ है। मैं कहता हूँ भारत है तो भारत की राजनीति है, यहाँ भारत है छोड़ करके लोग अपनी राजनीति के चक्कर में लगे हैं। तो जो भारत के विरुद्ध कुछ भी करे उसको राजनीति से सर्वथा बहिष्कृत कर देना चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए। अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने वाले यह हाथ आज कलम पकड़ लिए जी। इसके संदर्भ में मैं दर्शकों के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिरकार वह क्या कारण था कि आज आप कलम पकड़ लिए और लोगों को जागरूक करने लगे? कलम पकड़ने के साथ मैं कुछ साहित्य से भी रुचि रखता था, कविताएं, कहानियाँ लिखना। कलम पकड़ना शुरू किया कि मैं लोगों को जागरूक करूं। कलम पकड़ने में भी मैं आप लोगों को बता दूं, आज से लगभग 20 बरस पहले तक कलम की कीमत थी। मुझे याद है डीलर की बहाली हो रही थी, राशन डीलर की, और यहाँ पर एक डीएम थे कोई झा जी। मेरी छोटी सी पत्रिका निकलती थी दुकाठी के आलेख के आलोक में उन्होंने अपनी प्रक्रिया को 3 बार बदला और चौथी बार फाइनल करके उन्होंने डीलर बनाया। यहाँ पर जब प्रथम अनुमंडल की स्थापना हो रही थी तो तत्कालीन एक अधिकारी ने लगभग 90,000 का गलत बिलिंग करके पैसा उठाया था। वह खबर नवभारत टाइम्स में छपी थी, मैं तब लिखता था उसमें। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं 9 बजे तक घर पर हूँ और सुना वहाँ से खबर आई कि 2 अधिकारी उसकी जांच के लिए पहुँच गया। तब कलम में कुछ दम था। अब तो लिखते रहिए, आप कौन नहीं सुनते हैं। इतनी चमड़ी मोटी हो गई है कि न नेताओं को शर्म है न अधिकारियों को शर्म।
अनोखे काम करना चाहते हैं, लॉगिंग की बात करते हैं, मेरा अपना काम है। आज 4 वर्ष से एक पिटीशन एक जगह पड़ा हुआ है, घर तक नहीं रहा है, इसलिए हम उसको जा सकते हैं। उसका जो उसकी प्रक्रिया है नहीं पूरी करते, हम नहीं पूरी करेंगे, हमारा काम हो क्या नहीं होता। इसलिए राजनीति अब अभी तक कुछ हद तक भाजपा की राजनीति, और मैं बता दूं एक बात, अब हिंदुस्तान में 2 ही दल रह गए हैं मेरी नज़र में, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कम्युनिस्ट पार्टी, जो पार्टी के रूप में इसको हम मान्यता दे सकते हैं। बाकी सब तो व्यक्तिगत गिरोह बना हुआ है, सबका जो मालिक है कोई एक आदमी है, जो कह देगा वही पार्टी है, जो कह देगा वही राजनीति है। कोविड-19 और प्रवासी मजदूर का आगमन और प्रस्थान के संदर्भ में आपका क्या कहना है? प्रवासी कोविड-19 तो एक मैंने लिखा भी था कि यह तो चीन के द्वारा जैविक युद्ध छेड़ा गया है। तो हमारे प्रसाद दत्तेश्वर ने कहा भी कि कैसे करते हैं हम बोले हम ठीक बोल रहे हैं, चीन इतना शैतान है। आप जवाहरलाल का लिखा हुआ विश्व इतिहास की झलक देखें, हमारे नेहरू जी की उनका बड़ा आग्रह रहा है चीन के प्रति, और चीन का कैसे कैसे हुआ, चीन की दुष्टता उसके नस-नस में भरी हुई है। चीन कहीं से भी मनुष्योचित कोई काम कर ही नहीं सकता, और मनुष्य के पक्ष में काम कर ही नहीं सकता, उसे अपना विस्तार चाहिए। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जब सर्वप्रथम एम.एन. राय के समय में और माओ से तुंग के समय में रूस से चला था, जिसके बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर के हमारे देश के अनेक लोगों ने रशियन सहयोग मांगा था। रूस ने कोई सहयोग नहीं दिया, मगर यहाँ के लोग कम्युनिस्ट बन गए। कम्युनिस्ट बन गए तो कम्युनिस्ट जैसे कि इस्लाम का प्रचार करने के लिए बहुत सारे जमात सबको मुसलमाने बनाने चलते हैं, उस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी पूरी दुनिया में को कम्युनिस्ट बनाने का सपना कर रहे, राज भी कर रहे हैं। और उनका देश से मतलब नहीं है, उनका है कि उनके 2 आका है। 1962 में आकर के 1962 में जो आक्रमण किया चीन ने भारत पर, नेहरू जी ने पीछे हट कर उसको सारा सब दे दिया, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमारे फौज को भी आक्रमण नहीं दिया। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 113 फौज के जवान एक एक आदमी पर 5-5 गोलियाँ, जब गोलियाँ खत्म हो गई तो हमारे जवानों ने लाठी की तरह से राइफल का काम लेकर के 1300 चीनियों को मारा था, लेकिन हमारा हिंदुस्तान कर नहीं था। तो हमारा आग से मिशन थी, इफिक्ट है, सब बढ़िया चल रहे हैं। आप अंग्रेजों के विरुद्ध भी लड़े, जी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किए, विभिन्न अखबारों में आपने लिखा भी, और बहुत सारे आपने काव्य पाठ भी किए, बहुत सारी कविताओं भी आपने लिखा। आपके जैविक काल में अभी तक आपका सबसे सुखद पल कौन सा रहा? बड़ी कठिन सवाल पूछा आपने, सबसे सुखद पल। हमको तो इसका दर्शन ही नहीं हुआ जीवन में। और सबसे दुखद पल कौन सा रहा? कब आपको ऐसा एहसास हुआ कि आप वर्तमान परिवेश के लायक नहीं हैं जो आपको होना चाहिए? तो आज मालूम पड़ रहा है कि मैं इस परिवेश के लायक नहीं हूँ। और सुख और दुख का ऐसा सामंजस्य मेरे साथ चला कि मैं उसको अलग अलग करके बता भी नहीं सकता कभी। कब मैं सुख में था और कब मैं दुख में था, ऐसी अनुभूति नहीं हुई। बचपन से ही मुझे संघर्ष करना पड़ गया। 1949 में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। भैया 5 रुपये की नौकरी करते थे दिल्ली में, मैं अकेला घर रहने वाला, चाहे पढ़ने वाला वहाँ रहते। और उसी वक्त से कुछ हमारे ग्रामीण जो परिवेश था उसमें कुछ शैतान किस्म के लोग थे जिन लोगों ने पिताजी के दोहन के लिए मुकदमाएँ फंसाना शुरू कर दिया। और 1950 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी थी, और 1949 से ही मैंने कोर्ट का मुझे शुरू कर दिया। आप अपने जीवन के अनुभव के आधार पर वर्तमान युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी कम से कम एक चीज़ से बचे, वह है संग्रह से। कुछ युवा पीढ़ी के लोग और केवल जीने के लिए और समाज के लिए जीना शुरू कर दे तो आज ही बहुत सुधार हो सकता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी भी एक आग्रह पाल के चल रही है कि मैं इस रास्ते जाऊंगा, तुरंत सत्ता की करीब पहुंचूंगा और मैं शुरू होऊंगा।
खींचो नहीं संगीन न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। आप एक बुजुर्ग पत्रकार हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इसको क्यों कहा गया? इसको कहा गया, बहुत सही समय पर कहा गया और सही था भी, लेकिन आज 15 वर्षों से जो पत्रकारिता में गिरावट आई है उसमें यह अब गलत साबित हो रहा है। और लो उदाहरण है आपका, उसने सोनिया को माइनो सोनिया कह दिया, कुछ पर 3 टिकट हो दिया। और है एक आध पत्रकार का नाम याद नहीं पड़ रहा है, जो लोग भी कांग्रेस की सच्चाई को बताते हैं उन पर 10 केस हो जाता है। धन्यवाद। कहा गया है कि चंपा के फूलों से सुशोभित यह चंपारण की धरा विभिन्न रत्नों को जन्म दी है। यहाँ बहुत सारे रत्न अवतरित भी हुए। उन्हीं रत्न में से आप देख रहे थे हमारे एक रत्न योगेंद्र नाथ शर्मा जी को, जिन्होंने चंपारण के ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। मैं एस के कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार।